नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं भैया चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिए भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र वाले चैप्टर की भैया ये आखिरी क्लास है, यानी कि आज हम इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे। आप सभी को पता है सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन से इसकी क्लास नहीं आई है। उसका एक बड़ा रीजन यह है कि मैंने आपके लिए एक मैराथन क्लास शूट की थी। शूट करने को तो मैंने संडे को ही कर ली थी, लेकिन भैया मेरे फ़ोन में स्टोरेज ना होने के कारण वो एडिट ना हो पाई। दूसरों से फ़ोन लेकर मैंने कैसे न कैसे करके उस पर एडिट किया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है भैया। कभी इधर भगना कभी उधर भगना, एक बार में काम ना होना, उस वजह से 3 दिन खराब हो गए। ना तो पढ़ाई हो पाई है और ना ही मैं आपके लिए कोई वीडियो बना पाया हूँ, इसलिए सॉरी। अब ऐसा नहीं होगा। आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज इस टॉपिक का एंड भी है। कल से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कल हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर, जिसकी मैराथन क्लास आई थी। मैराथन क्लास आई थी एंडोक्राइन सिस्टम की, अंतःस्रावी तंत्र की। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और आपको चैनल पर ऊपर भैया वो वीडियो मिल जाएगी। 4 घंटे और कुछ 12 मिनट के आसपास की है वो क्लास, जाकर देख लेना। संपूर्ण एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि संपूर्ण अंतःस्रावी तंत्र मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 85 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 से। तो ये रहा भैया आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 85। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 85 यानी कि 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी है अमीनो अम्ल और ऑप्शन नंबर डी है वसा युक्त अम्ल। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 4/12/2018। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, बता दीजिए। और अगर आपको नहीं पता है तो बोर्ड पर देख लीजिए। यहां पर बात की जा रही है कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की कि भैया पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या है, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूं। सोर्स का मतलब होता है भैया स्रोत, यानी कि जिनके खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता हो वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। जितने भी फल हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जूस, मिठाइयाँ, ब्रेड, रोटी, चावल, आलू, मक्का, मूंगफली, बादाम, गुड़, चीनी, शहद, गन्ना, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगर आप इन सभी का सेवन करते हो या इन सभी को खाते हो तो इनसे आपको क्या प्राप्त होती है भैया? इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है वो हमें स्टार्च की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? स्टार्च की फॉर्म में। अब ये जो स्टार्च होता है ये एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है
और पाचन क्या है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। मैंने आपसे कहा कि ये स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें इसे सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना है, क्योंकि डाइजेशन जो है वो यही है कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो जैसे ही आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। आपके मुंह में क्या होती है भैया? आपके माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, दिख रहा है आपको? हाँ, कुछ लारीय ग्रंथि होती है भैया। ये जो लारीय ग्रंथि होती है इनकी संख्या होती है 6, यानी कि ये 3 जोड़ी होती है, जोड़े में उपस्थित होती है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स नंबर 1 जोड़ी, दूसरी सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, ये दूसरी जोड़ी है, और तीसरी होती है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, या तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो लारीय ग्रंथि है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये सलाइवा का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है भैया? सलाइवा का निर्माण करती है। और इस सलाइवा में भैया 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम और दूसरा होता है भैया सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। तो दूसरा एंजाइम कौन सा है भैया? मैं लिख देता हूं। दूसरा एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और इसी का ही दूसरा नाम होता है भैया टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। तो इस स्टार्च को, ये जो सलाइवा में पाए जाने वाला ये जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, ये भैया इस स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज शुगर में, माल्टोज शुगर में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये पूर्ण रूप से क्या सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल चुका है? क्या इस एंजाइम ने इस स्टार्च को क्या पूर्ण रूप से सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है भैया ग्लूकोज में। तो जब तक ये ग्लूकोज में नहीं बदल जाता तब तक हम इसका पाचन करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस होती है आपके मुंह में, यानी कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो हुआ है लेकिन भैया अपूर्ण हुआ है, लेकिन भैया अपूर्ण पाचन हुआ है। पूर्ण पाचन कहां होगा फिर? तो भैया पूर्ण रूप से पाचन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। ये जो प्रोसेस आपने देखी है, ये कार्बोहाइड्रेट का जो अपूर्ण पाचन हुआ है ये आपके माउथ में हुआ है भैया। कहां पे हुआ है? आपके मुंह में हुआ है। इतनी बात क्लियर है। अब भैया भोजन आगे जाता है, मुंह के बाद में भोजन नली की सहायता से कहां जाता है? आपके पेट में। मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है, वसा और प्रोटीन का नहीं होता है। भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। भोजन नली का काम होता है मुंह के खाने को आपके पेट तक पहुंचाना। पेट में भैया प्रोटीन का पाचन होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। फिर प्रोटीन के बाद में पेट के बाद में भोजन जो जाता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग में भैया कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, तीनों का पाचन होता है। लेकिन आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत से भैया एक इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। मैंने क्या कहा कि पेट के बाद में भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ध्यान से समझना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि आपकी छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत से एक जूस का निर्माण होता है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंतीय रस। कौन सा रस? आंतीय रस। इस आंतीय रस में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज एंजाइम क्या करता है? ये जो माल्टोज शुगर है, इस माल्टोज शुगर को ये माल्टेज एंजाइम जो होता है भैया, ये बदल देता है भैया ग्लूकोज प्लस
ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन, कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? ये आपके ऑप्शंस है। अब भैया ये जो ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ है, तो मैंने आपसे यहाँ पर बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम रूप होता है, यानी कि सरल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है। जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में ना बदल जाए तब तक इसका पाचन होता ही रहता है भैया। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से हुई, मुंह में अपूर्ण पाचन हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हुआ? आपकी छोटी आंत में हुआ, और छोटी आंत में ये ग्लूकोज के रूप में टूट गया। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है जो ग्रुप डी में पूछा गया था कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। गाइज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो रेलवे की हो या एसएससी की हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन का पाचन कैसे होता है और वसा का पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में, अगर आपने ये जान लिया तो समझ लीजिए कि पाचन तंत्र वाला चैप्टर है, जो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है, ये 60% आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको इनको आसान भाषा में जानना है, आसान भाषा में समझना है बेटा, तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कैसे होता है। मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे अच्छा मौका आपके पास दोबारा नहीं आएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार देखोगे, एक बार में याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया है। अब भैया मैंने इतनी सारी आपको कहानी बताई, अब हो सकता है कि आप में से अगर कोई पहली बार देख रहा हो तो उसको नहीं समझ में आया हो, इसलिए कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर जाकर पढ़ लीजिए। इनका डायरेक्ट पाचन कैसे होता है, ये सारी चीजें मुझे कैसे याद है, अगर आप भी चैप्टर पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आप भी कर सकते हो मेरी तरह से कहने का मतलब जैसे मैं करता हूं वैसे आप भी कर सकते हो। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के क्वेश्चन पूरे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजा आया क्वेश्चन में? ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, यानी कि 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि पित्त के कार्य को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पाइसीकरण, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अनचयन, ऑप्शन नंबर डी है निस्तापन। यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 5/12/2018 को। जो 2018 में ग्रुप डी की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है भैया। गाइज, बाइल जूस से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पित्त रस को इंग्लिश में कहा जाता है बाइल जूस। इस पित्त रस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बाइल जूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? बाइल जूस कहा जाता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद में, आज के बाद में आपका बाइल जूस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बाइल जूस से क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इसका निर्माण एक्चुअली में होता कहाँ है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। इसका निर्माण होता है भैया लीवर में। इसका निर्माण कहाँ होता है? आपके लीवर में होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पित्त रस जो बाइल जूस है, इस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया आपको बताना है लीवर में होता है। ये स्टोर कहाँ होता है, ये जमा कहाँ जाकर होता है? तो ये जमा होता है भैया गोल ब्लैडर में जाकर के। गोल ब्लैडर का मतलब होता है पित्त की थैली या फिर पित्ताशय। इस पित्ताशय में जाकर के ये जमा होता है, लेकिन कार्य कहाँ जाकर करता है? ये कार्य करता है भैया छोटी आंत में जाकर के, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आपकी जो छोटी आंत होती है उस छोटी आंत में जाकर के ये कार्य करता है। क्या काम करता है? सब चीजें बताने वाला हूं। 3 क्वेश्चन तो यहां से निकलते हैं कि पित्त रस का निर्माण कहां से होता है, तो लीवर से होता है। कहां जाकर के जमा होता है, तो पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। क्या काम करता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कार्य कहां जाकर करता है, तो छोटी आंत में जाकर काम करता है।
इस बाइल जूस का जो रंग होता है वो कैसा होता है? रंग होता है हरा। अब हमारे शरीर में किसी भी चीज का जो भी रंग है, चाहे वो हमारी स्किन का हो, चाहे हमारे बालों का हो, चाहे हमारे ब्लड का रंग हो, चाहे फिर किसी और का रंग हो, चाहे हमारी आंखों का रंग हो, वो किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जिसके कारण होता है। ठीक उसी तरीके से इस बाइल जूस, इस पित्रस का रंग हरा होता है, लेकिन किसके कारण होता है? तो भैया एक पिगमेंट होता है बिलीवर्डिन, इस वर्णक के कारण होता है, इस पिगमेंट के कारण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्रस का रंग हरा होता है, किसके कारण होता है? तो बिलीवर्डिन वर्णक के कारण होता है। अगर आपसे इसका पीएच मान पूछा जाए कि इस पित्रस का पीएच मान क्या है, तो भैया इसका पीएच मान बता देना 7.5 से लेकर के 8.5। तो फिर भैया इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? पीएच स्केल में अगर हम 7.5 से लेकर के 8.5 अगर इसका पीएच मान देखते हैं तो इसकी प्रकृति हो जाती है भैया दुर्बल क्षारीय। कैसे हो जाती है दुर्बल क्षारीय इसकी प्रकृति? तो आपको देखना आना चाहिए, पीएच मान जैसे ही आपको पता लगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि भैया इसकी प्रकृति एक्चुअली में होती कैसी है। देखिए, एक स्केल होता है जिस पर 1 से लेकर के 14 तक अंक दर्ज होते हैं। 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 7 पर उदासीन होता है, 1 के आसपास के मान प्रबल अम्ल होंगे और इधर 14 के आसपास के मान प्रबल क्षार होंगे। तो भैया 7 के आसपास के मान है, क्षार की ओर बढ़ रहा है, 14 की ओर ग्राफ बढ़ रहा है। मैंने कहा 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, तो इसकी जो प्रकृति होगी वो दुर्बल क्षारीय होगी। 7, 8, 9, 7 तो नहीं कह सकता, लेकिन 8, 9, 10 तक के मान जो होते हैं वो दुर्बल क्षारीय होते हैं। 11, 12, 13, 14 ये प्रबल क्षारीय होते हैं। अगर मैं बात करूं इधर तो 1, 2, 3 या 3.5 तक पर यह प्रबल अम्ल होता है, उसके बाद में 4, 5, 6 जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। तो उस तरीके से मैंने इसकी प्रकृति भी लिख दी भैया, दुर्बल क्षारीय होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और आएगा तो उसको मैं नहीं करवाऊंगा, इसलिए भैया ध्यान से समझ लेना, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा तो सही, लेकिन इतनी जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सेम यही क्वेश्चन है। तो अब एक ही क्वेश्चन में अगर मैं आपको डबल बार जानकारी दूं तो भैया फिर तो हमारा हो गया क्वेश्चन। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, अब बात आती है कि जो बाइल जूस होता है ये नई चीज है, अब तक मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। ये जो बाइल जूस होता है इसका निर्माण किन किन चीजों से मिलकर के होता है? देखिए, इसका निर्माण होता है फोस्फोलिपिड से, इसमें फोस्फोलिपिड्स होते हैं, हाँ, उसके अलावा वाटर होता है, कुछ बाइल साल्ट होते हैं। अब ये बाइल साल्ट कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट कौन कौन सा होता है? एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। उसके अलावा भी इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और उसके अलावा इसमें बाइल पिगमेंट होते हैं। अब बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? तो 2 पिगमेंट होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। एक होता है बिलीरुबिन और ये बिलीरुबिन जो होता है भैया, ये याद रखना है आपको, ये येलो रंग देता है, इस पिगमेंट के कारण पीला रंग होता है। जैसे कि आपको पता होगा जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो इसी बिलीरुबिन के कारण होता है। एक होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, और इस बिलीवर्डिन के कारण आपका ये जो पित्रस है, इस पित्रस का रंग कैसा होता है? हरा होता है, बिलीवर्डिन के कारण। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो ये 4-5 चीजें मिलकर के किसका निर्माण करती है? ये 4-5 चीजें मिलकर के भैया आपके इस बाइल जूस का निर्माण करती है, इस पित्रस का निर्माण करती है। फोस्फोलिपिड्स, वाटर, बाइल साल्ट होते हैं। तो बाइल साल्ट के बारे में कभी कभी आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पित्रस में कौन कौन से पित्त लवण होते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बाइल जूस होता है इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, तो आपको बताना है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है वो येलो रंग देता है और बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन रंग देता है, यानी कि हरा रंग देता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि बाइल जूस भोजन के पाचन में कैसे सहायक होता है। तो भैया होता क्या है, वसा की ये बड़ी बड़ी गोलियों को, ये वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, जब हम वसा का सेवन करते हैं तो वसा के स्रोत क्या क्या है, घी, तेल, डालडा। कभी आपने घी को या तेल को पानी में पटक के देखा है तो छोटी छोटी गोलियां बनती है, छोटी छोटी बूंदें बनती है। जब आप उनको हिलाते हो तो भैया बहुत सारी बूंदें बनती है। तो उन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का कार्य कौन करता है, बाइल जूस करता है। उन छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम किसने किया, इस बाइल जूस ने किया। अरे भाई, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही तो पाचन कहलाता है। हम यहाँ पर वसा का पाचन ही तो कर रहे हैं। तो किसने किया है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में किसने तोड़ा, इस बाइल जूस ने। और भैया इस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण कहलाता है। तो आपसे पूछा गया है कि पित्त के कार्य को कहा जाता है, तो पायसीकरण कहा जाता है। बोलो भैया, अगर आपने इतनी चीज याद कर ली तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि बाइल जूस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा भैया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो को एंड तक देखना। आज ही हम इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ओके। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। अब तक 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। भाई, आपका जो पेंक्रियाज है उसमें मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। ये आपसे पूछा गया है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है भैया पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है एमाइलेज और ऑप्शन नंबर डी है लाइपेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 22/9/2018। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो भैया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं पता है तो बोर्ड की तरफ देखिए, सॉरी बोर्ड की तरफ देखिए भैया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन नाम सुना है, आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि आपकी छोटी आंत। इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जानकारी है भाई, अग्नाशय रस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें उपस्थित एंजाइमों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता रहे हो। धीरज रखिए। इस छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है डुडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। इस छोटी आंत के डुडेनम वाले भाग से 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। एक जुड़ा हुआ होता है पेंक्रियाज, जिसे आप अग्नाशय कहते हो, और दूसरा जुड़ा हुआ होता है लीवर। दूसरा कौन सा जुड़ा हुआ होता है, लीवर जुड़ा होता है। ये जो पेंक्रियाज होता है, इस पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक जूस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पेंक्रिएटिक जूस का। इस पेंक्रिएटिक जूस को हिंदी में कहा जाता है भैया अग्नाशय रस। और इस अग्नाशय रस में एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं तो उनके नाम देख लीजिए। पहला होता है अमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लाइपेज। ये जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और लाइपेज होता है ये फैट या लिपिड्स, जिसे आप वसा भी कहते हो हिंदी में, इनके पाचन में सहायक होता है। अब अगर आपको सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट पता है और आगे कुछ नहीं पता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, क्वेश्चन पूछा गया है अग्नाशय रस में, यानी कि पेंक्रिएटिक जूस में
मौजूद एंजाइम। इस पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं? तो तीनों एंजाइम मौजूद होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, लाइपेज फैट या वसा या लिपिड्स के पाचन में सहायक होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है कौन करेगा भाई? भाई प्रोटीन का पाचन तो एक ही एंजाइम कर रहा है, ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन ही करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रिप्सिन। अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत होते हैं, दूध, अंडा, मशरूम, सोयाबीन, मांस, मछली, इन सभी से आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। दालें भी आता है, जिसमें दालें खाते हो ना आप, चना वगैरह, मशरूम, सोयाबीन, ये सब। तो इस प्रोटीन को, अब भैया प्रोटीन का आप जटिल रूप खाते हो, तो इस प्रोटीन को आपके पेट में एक एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन। तो ये पेप्सिन एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। और पेट के बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटे आंत से पेंक्रियास जुड़ा हुआ होता है जो पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। इस पेंक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम होते हैं, जिनमें से एमाइलेज जो एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। तो हम प्रोटीन का पाचन कर रहे हैं, तो भैया इसमें कौन सहायक होगा? ये ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होगा। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है भैया? इस पेप्टोन या पेप्टाइड को किस में बदल देता है? आपके एमिनो एसिड में बदल देता है। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है ये एमिनो एसिड। इसलिए ही तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अग्नाशय रस में जो मौजूद एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को किस में बदल देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो भैया ट्रिप्सिन का क्या कार्य हो गया? इस प्रोटीन को किस में बदलना? एमिनो एसिड में। तो डायरेक्ट थोड़ी ना बदल रहा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं पेप्टोन से पेप्टाइड ये भी एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है। ये जटिल प्रोटीन है, ये सरल प्रोटीन है। अब भैया ये प्रोटीन है, इसका पहली बार पाचन हुआ आपके पेट में, तब जाके थे पेप्टोन से पेप्टाइड में बदली, फिर इस पेप्टोन से पेप्टाइड को ट्रिप्सिन एंजाइम ने एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहीं स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अग्नाशय रस की बात की जा रही है कि भाई अग्नाशय रस में जो मौजूद एंजाइम है, सिर्फ अग्नाशय रस में, तो अग्नाशय रस में जो मौजूद एंजाइम है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। कौन सा? ये ट्रिप्सिन। यहां पर अगर हम जठर रस की बात करते हैं तो जठर रस का निर्माण कौन करती है? जठर ग्रंथियां करती है। ये जठर ग्रंथि आपके पेट में होती है और इस जठर रस में ये पेप्सिन एंजाइम होता है बेटा। तो लेकिन यहाँ पर जठर रस के बारे में नहीं कहा गया है, यहाँ पर अग्नाशय रस के बारे में कहा गया है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमें बाद में ना आए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भैया एग्जामिनर कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, हम तो आसानी से कर ही सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को। और ये अच्छे क्वेश्चन है, आज के मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। अच्छा क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि वसा के दौरान पित्त, यानी कि बाइल जूस के बारे में बात कर रहा है, पित्तरस के बारे में बात कर रहा है। पित्त की भूमिका होती है, ये आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर है वसा का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी है वसा का पायसीकरण, ऑप्शन नंबर सी है वसा का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है वसा का पाचन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में 24/9/2018 को। गाइज क्वेश्चन नंबर 86 याद करिए, आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें मैंने आपको बाइल जूस से संबंधित बहुत सारे तथ्यों के बारे में चर्चा की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, ये वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को इन छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ने का कार्य कौन करता है? इन छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ने का काम कौन करता है? तो भैया आपका बाइल जूस करता है। कौन करता है? बाइल जूस करता है, बाइल जूस करता है। और इसे ही बेटा वसा का पायसीकरण कहा जाता है, इसे ही वसा का
पायसीकरण कहा जाता है। वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही वसा का पायसीकरण कहलाता है। तो भैया पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है वसा के पायसीकरण में होती है भैया। वसा का पायसीकरण में होती है भैया किसकी? इस पित्त की। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 24/9/2018 को। मैं आपको ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं करवा रहा भैया, आप देख सकते हो अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। अब ये बात अलग है कि भैया आपकी जो एग्जाम होती है वो 5 साल में एक बार होती है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें सरकार का दोष है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 89 पर, यानी कि 89 पर। चले क्या? ओके, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, यानी कि 89। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा है? पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहा है भैया आपसे। किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहा है। अगर पाचन तंत्र के बारे में बात करें और आपसे अम्ल के बारे में पूछा जाए तो भैया ये आंसर करके आ जाना। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी HCl करके आ जाना। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एंटासिड और HCl। HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये परबल अम्ल होता है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 24/10/2018 को। अब ये जो HCl होता है ना भैया, ये हमारे कहाँ होता है? पेट में होता है। और ये पेट में क्या करता है? तो इनके कार्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पहला कार्य है कि अगर भोजन के साथ में, भाई अगर आपके भोजन के साथ में कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उन बैक्टीरियाओं को ये जो HCl होता है ये नष्ट कर देता है। पहला इसका कार्य। दूसरा कार्य क्या है भैया? इस HCl का, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को अम्लीयता माध्यम प्रदान करता है। और तीसरा इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि आपके पेट में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम है। अब आपके पेट में कौन से निष्क्रिय एंजाइम होते हैं? तो 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिनोजन और एक होता है प्रोरेनिन। ये दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में है। इन्हें भैया ये HCl जो होता है वो सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तित कर देता है। सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तित कर देता है कौन? HCl। जैसे कि इस पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में बदल दिया। तो यहाँ पर जब ये पेप्सिनोजन पहले निष्क्रिय अवस्था में था, यानी कि काम करने की अवस्था में नहीं था, HCl निकला और इस HCl ने क्या कर दिया? इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। जो प्रोरेनिन होता है इसको जो HCl होता है वो रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन भी प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है, दूध के पाचन में सहायक होता है कौन? ये रेनिन एंजाइम। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध के पाचन में यानी कि मिल्क डाइजेशन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो भैया ये रेनिन एंजाइम होता है। दूध में रेनिन प्रोटीन होती है और उस रेनिन प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में, सॉरी मैंने क्या कहा, दूध में रेनिन प्रोटीन नहीं होती भैया, दूध में होती है केसिन प्रोटीन। दूध में होती है भैया केसिन प्रोटीन। पता नहीं दिमाग कहाँ जा रहा है यार। और दूध में जो केसिन प्रोटीन होती है उसको ये रेनिन जो एंजाइम होता है ये भैया पैरा केसिन में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? पैरा केसिन में कन्वर्ट करता है। तो ये जो रेनिन एंजाइम होता है ये भी भैया प्रोटीन के पाचन में ही सहायक होता है। और ये पेप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अब ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? इस पैरा केसिन को पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ देगा भैया। पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ देगा कौन? ये पेप्सिन एंजाइम। कौन तोड़ देगा? ये पेप्सिन एंजाइम। और फिर आपके पेंक्रियाटिक जूस से निकलने वाला जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था, शायद पिछले या उससे पिछले क्वेश्चन में समझाया था, क्वेश्चन नंबर 87 में समझाया था भैया। तो आ गई बात समझ में आपको?
तो भोजन के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा है हमारा? HCl है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो पाचन में सहायक होता है, जो पाचन तंत्र वाले चैप्टर में हेल्प करता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये उत्सर्जी पदार्थ है भैया। उत्सर्जी पदार्थ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि उत्सर्जी अम्ल है। और ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में पूछा गया है 24/10/2018 को। क्वेश्चन समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इसके बाद में भैया आपके पाचन तंत्र वाला चैप्टर समाप्त हो चुका है। इन पिछले 90 क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, बहुत सारी जानकारी दी है। अगर आपने मेरे से थ्योरी पढ़ी है और साथ ही साथ में अगर ये क्वेश्चन किए हैं, तो मैं गारंटी के साथ वादा कर सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि मानव में भोजन व हवा के लिए सामान्य मार्ग है। ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कंठ नली, ऑप्शन नंबर बी है भोजन नली, ऑप्शन नंबर सी है नासागुआ, ऑप्शन नंबर डी है गर्सनी। और ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में पूछा गया है 5/11/2018। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गर्सनी। इस गर्सनी को इंग्लिश में कहा जाता है फेरिक्स। क्या कहा जाता है भैया? फेरिक्स कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है गर्सनी। याद रखना बेटा, ये गर्सनी पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ये डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लैंग्वेज भी आती है। पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ मार्ग, उभयनिष्ठ मार्ग कह दीजिए या फिर कॉमन मार्ग कह सकते हो। कहने का मतलब एक ही रास्ता कह सकते हो, जो कहने का मतलब दोनों का एक ही रास्ता हो, पाचन तंत्र का और श्वसन तंत्र का। ये फिर आप ये भी कह सकते हो कि भोजन व हवा का के लिए एक सामान्य मार्ग है, एक सामान्य मार्ग है, यानी कि दोनों का एक ही रास्ता है। देखिए भैया, अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूं तो गर्सनी यह वह भाग है जिससे होकर भोजन भी गुजरता है और जिससे होकर हवा भी गुजरती है। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिए। गर्सनी फेरिक्स यह वह रास्ता है या वह मार्ग है जिससे होकर आपका भोजन भी गुजरता है और जिससे होकर आपकी हवा भी गुजरती है। इस गर्सनी से होता हुआ भोजन भोजन नली में पहुंचता है और इसी गर्सनी से होते हुए हवा जो होती है वो ट्रेकिया में पहुंचती है, यानी कि श्वास नली में पहुंचती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये भोजन और भैया हवा का कॉमन पथ होता है, सामान्य मार्ग होता है, उभयनिष्ठ मार्ग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा गया है, तो भैया आपके एग्जाम में भी आ सकता है। यहां पर भैया पाचन तंत्र के संपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं मेरी ओर से। अगर फिर भी आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, आराम से पूछिए, आपका जवाब दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर सुबह 6 बजे मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000, 3500, 4000 स्टूडेंट देते हैं। जब हमने ये स्टार्ट किया था भैया आपसे बोलना, तब 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते थे। लेकिन अब आप सभी का प्यार मिल रहा है तो ये गाड़ी हजारों पे पहुंच गई है, 1000, 2000, 3000, 4000। मुझे पता है एक ना एक दिन ये बहुत आगे जाएगा। आप सभी का ऐसे ही प्यार रहा तो भैया 1000, 2000, 3000, 4000 स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो आप भी दीजिए। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं या आगे पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। और भैया एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर मैंने उसके लिए एक मैराथन क्लास शूट की थी, वो अपलोड हो चुकी है। आप चैनल पर जाओगे, आपको शुरुआत में ही वो क्लास मिल जाएगी। तो अगर आपने उसको नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, मैंने वहां पर सब चीजें बताई है। एंजाइम क्या होता है, जूस क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, इन हार्मोनों के काम क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्शिटोनिन हार्मोन,
सुना है ना इन सभी हार्मोनों के बारे में। तो इन सभी हार्मोनों के मैंने कार्य आपको पढ़ाए हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ग्रंथियां क्या होती है, ग्रंथियों के कितने भाग होते हैं, यानी कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, वो सभी क्वेश्चन करवाए। उस चैप्टर को देख लीजिए, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। और भैया 3 दिन की छुट्टी हो चुकी है, आज के बाद में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी भी मजबूरी थी, फोन में स्टोरेज नहीं था। अगर फोन में स्टोरेज होता तो मैं जरूर वीडियो शूट करता, जरूर आपको उपलब्ध कराता। लेकिन क्या करें भाई, अब वो 4-5 घंटे की मैराथन क्लास थी तो वो पड़ी हुई थी। फोन में इतना स्टोरेज है नहीं है, मेरा फोन इतना हाईफाई तो है नहीं है। 464 का है तो 64 GB में क्या होता है, एप्लीकेशन ही आती है इतनी सेक में तो यार। फिर भी मैंने व्हाट्सअप को उड़ा दिया, फेसबुक को उड़ा दिया, इंस्टा को उड़ा दिया और भी बहुत सारी चीज़ों को उड़ा दिया। यहाँ तक कि ओपन कैमरा को भी उड़ा दिया था यार मैं, कि कैसे न कैसे करके अगर एडिट हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन 25-30 GB की तो वो वीडियो शूट हुई थी, उसके बाद में एडिट करते हैं तो उसके लिए 25-30 GB और चाहिए। और फिलहाल इतना माहौल टाइट नहीं है कि भैया कुछ ना कुछ। मैं पेन ड्राइव भी लेके आया था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने पैसे खर्च नहीं किए। पेन ड्राइव लेके आया था लेकिन उसमें कॉपी नहीं हो रही थी। कहने का मतलब कॉपी जैसे ये कर रहा था तो 4-5 GB की तो कॉपी होती थी, उसके बाद में फिर वो कॉपी नहीं होती थी। फिर एक रात एक दोस्त था, उसका फ़ोन लेके आया, उससे भी नहीं हुई भैया, तो सारी रात उसमें निकल गई। फिर एक मेरे मामा जी का लड़का था, वहाँ पे गया। 1-2 दोस्त और आए थे रात को 2 बजे आपके लिए, देखो तब जा कर के वीडियो शूट हो पाई, कहने का मतलब एडिट हो पाई और फिर आपको उपलब्ध कराई। तो ऐसा नहीं है, मेहनत लगती है भैया, रातों को जगना पड़ता है। चलो कोई ना, वो प्रॉब्लम मेरी है, आपकी नहीं है, आप तो सिर्फ पढ़ो। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। कल से नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा, चैप्टर का नाम होगा एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। बाय बाय।